हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलोजन के साथ रिएक्ट करके जो हैलाइड बनाता है उनके बारे में हमें पढ़ना है। फॉस्फोरस फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलोजन के साथ रिएक्ट करके दो प्रकार के हैलाइड्स बनाता है। एक है PX3 टाइप, और PX3 टाइप में जो X है वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। और दूसरा टाइप है PX5 टाइप। PX5 टाइप में जो एक्स है वो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PX5 में आयोडीन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आयोडीन का साइज तो बहुत ज़्यादा होता है। तो 5 आयोडीन के एटम फॉस्फोरस के चारों तरफ अकोमोडेट नहीं हो पाते। 5 आयोडीन के एटम को फॉस्फोरस अकोमोडेट नहीं कर पाता, जिसके कारण इसमें जो पी बॉन्ड होता है फॉस्फोरस और आयोडीन के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इसलिए ये जो फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड है ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। आप देख सकते हैं फॉस्फोरस का साइज, क्योंकि फॉस्फोरस अगर डाउन द ग्रुप हम चले तो दूसरे नंबर पर आता है, जबकि अगर हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन हैलोजन फैमिली में यानी ग्रुप नंबर 17 में बहुत ज़्यादा नीचे आता है, और डाउन द ग्रुप आपको बताए साइज बढ़ता चला जाता है। तो आयोडीन का साइज होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए फॉस्फोरस है, इसके चारों तरफ इतने बड़े बड़े साइज के अगर हम 5 आयोडीन लगाएंगे तो जो ये 5 आयोडीन है इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन करेगा। बहुत ज़्यादा रिपल्शन करने के कारण जो फॉस्फोरस और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, इसलिए PI5 एग्जिस्ट नहीं कर पाता। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि आयोडीन का साइज फॉस्फोरस के साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा लार्ज है। जबकि PX3 में PI3 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन 3 है, 3 आयोडीन के एटम को फॉस्फोरस अकोमोडेट कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 के बारे में। इसके हमें प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शन इसकी हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को बनाने के लिए क्या किया जाता है? व्हाइट फॉस्फोरस को हीट किया जाता है, और जो ये हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस है इससे ड्राई क्लोरीन पास की जाती है। जब हम हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस से ड्राई क्लोरीन पास करेंगे तो हमें फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मिलेगा। जैसे P4, जहाँ पर भी P4 लिखा जाएगा उसका मतलब व्हाइट फॉस्फोरस, क्योंकि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो रिएक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पर P4 का मतलब व्हाइट फॉस्फोरस। P4 की रिएक्शन हमने कराई, या फिर कहें जो हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस है उससे हमने ड्राई क्लोरीन पास कराया, जिससे क्या होगा, ये 4PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो क्लोरीन और ये फॉस्फोरस है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे PCl3 के रूप में। दूसरा मेथड है, इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद व्हाइट फॉस्फोरस। दूसरा, PCl3 को बनाने के लिए क्या किया जाता है? थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 की रिएक्शन व्हाइट फॉस्फोरस के साथ की जाती है। देखिए, P4 हमने लिया व्हाइट फॉस्फोरस, यहाँ पर हमने SOCl2 के 8 मॉलिक्यूल लिए, थायोनिल क्लोराइड के 8 मॉलिक्यूल लिए। और आपको याद रखना है, जहाँ पर भी थायोनिल क्लोराइड होगा वहाँ पर SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जरूर बनेगी, एक प्रोडक्ट SO2 जरूर बनेगा। तो देखिए, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन हमने 8SOCl2 के साथ कराई तो इसमें SO2 बना 4 मोल, और यहाँ पर बनेंगे 4PCl3 यानी फॉस्फोरस, और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन कितने हैं? 16 हैं। 16 में से 12 क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ जाकर जुड़ जाएंगे, तो ये बनेगा 4PCl3। बाकी बचे 4 सल्फर और 4 क्लोरीन, वो बना लेंगे 2S2Cl2। ये कंपाउंड वो बना लेंगे। यहाँ पर जो एक कंपाउंड बना इसका नाम होता है डाइसल्फर डाइक्लोराइड, तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। जो PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है ये एक कलरलेस ऑयली लिक्विड के रूप में होता है, और अगर इसको मॉइस्चर की प्रेजेंस में रख दिया जाए, वाटर की प्रेजेंस में रख दिया जाए, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यानी इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, PCl3 को मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखा गया, या फिर कहें
PCl3 की रिएक्शन कराई गई वाटर के साथ। अब आपको पता है वाटर क्या देता है, वाटर के पास होता है हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन और इससे क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। 6 हाइड्रोजन में से हमारे पास हाइड्रोजन 6 हैं, 6 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ मिलकर 3 HCl बना लेंगे। बाकी बचा कितना, एक फॉस्फोरस बचा हमारे पास और बचे हमारे पास 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर बना लेंगे H3PO3। ये होता है हमारा फॉस्फोरस एसिड। तो PCl3 मॉइस्चर की प्रेजेंस में फॉस्फोरस एसिड देगा और 3HCl देगा। अगली केमिकल रिएक्शन है, इट रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप सच एज CH3COH C2H5OH। जो PCl3 होता है ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें OH ग्रुप हो, जैसे कि अल्कोहल हो गया या फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COOH, इसमें भी तो OH है, तो इनके साथ ये रिएक्ट करता है। देखिए रिएक्शन 3CH3COH, हमने 3 मोल लिए एसिटिक एसिड के, इसको PCl3 के साथ रिएक्ट कराया। तो इसमें सिंपल ट्रिक है, बस वो आपको याद रखनी है ये रिएक्शन कैसे होगी। इसमें होगा क्या, यहाँ से जो ये OH है ये यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह पर एक Cl आकर जुड़ जाएगा। बस ये आपको काम करना है। यहाँ से OH हटा, इसकी जगह पर क्या जुड़ गया, Cl। तो CH3COOH था तो क्या बन गया, CH3COCl, OH की जगह पर बस Cl जुड़ गया। बाकी बचा क्या, ये देखिए OH ऑक्सीजन हमारे पास कितने थे, 3 ऑक्सीजन थे, हाइड्रोजन हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे और हमारे पास एक फॉस्फोरस बचा रह गया, ये बना लेंगे H3PO3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दूसरा देखिए अल्कोहल लिया हमने 3C2H5OH PCl3 के साथ रिएक्ट कराया, वही सिंपल ट्रिक, OH निकालना है, OH निकालने के बाद क्या जोड़ देना है उसकी जगह पर, Cl, हमारा बन जाएगा 3C2H5Cl और ये जो बचे वो बना लेंगे H3PO3। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इट हैज़ ए पिरामिडल शेप एज शोन इन विच फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जो PCl3 होता है उसकी शेप पिरामिडल की होती है, जिसमें जो फॉस्फोरस है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो देखिए ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, बॉन्ड बना लेगा, दूसरे क्लोरीन से तीसरे क्लोरीन से, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो होंगे यहाँ पर लोन पेयर की फॉर्म में। तो जो ये शेप होती है ये होती है पिरामिडल शेप। और आपको पता है अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितने, एक लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 1 + 3 4 और 4 का मतलब sp3। तो ये कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 के बारे में। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में नीचे दे रखा है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले PCl5 के हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन एक्सेस ड्राई क्लोरीन के साथ करानी पड़ेगी। यानी जो हम यहाँ पर ड्राई क्लोरीन ले रहे हैं वो एक्सेस में ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए PCl3 के केस में जो हम ड्राई क्लोरीन ले रहे थे वो हम एक्सेस में नहीं ले रहे थे और यहाँ पर हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर से इसको पास करा रहे थे जब PCl3 बन रहा था। लेकिन अगर हम ड्राई क्लोरीन क्या ले लें, एक्सेस में ले लें, तो PCl5 बनेगा। देखते हैं नीचे उसे। यहाँ पर देखिए व्हाइट फॉस्फोरस लिया हमने, ड्राई क्लोरीन एक्सेस में लिया, 10 मॉलिक्यूल लिए, तो क्या बना हमारे पास 4PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना। इजी रिएक्शन है। दूसरा मेथड है इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ SO2Cl2 ऑन फॉस्फोरस। PCl5 को बनाने के लिए, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को बनाने के लिए क्या किया जाता है, फॉस्फोरस की रिएक्शन SO2Cl2 के साथ की जाती है। SO2Cl2 का आपको नाम याद रखना है, ये होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। जो वहाँ पर थायोनिल क्लोराइड था वो था SOCl2, लेकिन SO2Cl2 होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो इसका नाम आपको याद रखना है। तो देखिए व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन हमने 10 मोल SO2Cl2 यानी सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ कराई, तो इसमें बना 10 SO2 और 4 बनेंगे यहाँ पर PCl5। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
PCl5 is a yellowish white powder and in moist air it hydrolyzes to POCl3 and finally gets converted to phosphoric acid। जो PCl5 होता है ये येलो व्हाइट पाउडर के रूप में होता है। इसका कलर कैसा होगा? येलोइश वाइट, और ये पाउडर की फॉर्म में होता है। और अगर PCl5 को मॉइस्ट एयर में रख दिया जाए तो मॉइस्ट एयर में ये हाइड्रोलाइज होके POCl3 बना लेता है। उसके बाद जो ये POCl3 है ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके फाइनली फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए PCl5 की रिएक्शन हमने कराई वाटर के साथ, यानी इसको मॉइस्ट एयर में रखा, मॉइस्ट एयर में वाटर प्रेजेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन 2 हैं और वाटर क्या देता है? हाइड्रोजन। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2 क्लोरीन के साथ HCl तो बना ही लेंगे, ये तो आपको पता है। वाटर में से हाइड्रोजन निकलेंगे, वो यहाँ से क्लोरीन लेके HCl तो यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। बाकी बचा एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन, तो वो बना लेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। अब जो ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना ये फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में, यानी फॉस्फोरिक एसिड में। यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन 3 है, 6 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेंगे। यहाँ भी HCl निकलेगा और बाकी जो बचे वो H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब भी PCl5 PCl3 की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो वाटर में आपको हाइड्रोजन देखने हैं और यहाँ पर क्लोरीन देखने हैं कितने हैं। हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 क्लोरीन के साथ HCl बना लेंगे। हाइड्रोजन 6 हैं, क्लोरीन 3 है तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ HCl बना लेंगे। बाकी बचे ये यहाँ पर POCl3 बनेगा, क्योंकि एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन, POCl3 बनाएंगे। यहाँ पर एक फॉस्फोरस और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 3, ये बना लेंगे H3PO4। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। When heated it sublime but decomposes on strong heating। जब PCl5 को हीट किया जाता है तो इसका सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाना। लेकिन जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। PCl5 को हीट किया, इससे क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकली गैस और PCl3 निकला फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है। PCl5 को हीट करने पर Cl2 बाहर निकलेगा और PCl3 बाहर निकलेगा। सिंपल ये आपको याद रखना है। It react with organic compound containing OH group converting them to chloroderivatives। इसमें भी वही है, PCl5 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें OH ग्रुप हो, और ये मैंने आपको बता रखा है इसमें क्या होगा, OH की जगह पर बस Cl लग जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। तो देखिए C2H5OH PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे, OH निकलेगा, एक Cl जुड़ जाएगा, C2H5Cl, और साथ ही साथ इसमें HCl भी बनेगा और POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी बनेगा। PCl5 के केस में POCl3 भी बन रहा है, ये आपको याद रखना है। CH3COH को रिएक्शन PCl5 के साथ कराई, OH की जगह पर Cl जुड़ गया, CH3COCl, और साथ ही साथ HCl भी बनेगा और POCl3 भी बनेगा। ये प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं। बाकी तो आपको मेन प्रोडक्ट याद रखना है कैसे बना। OH की जगह पर Cl जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया। सिंपल रिएक्शन है। अब इसमें लास्ट रिएक्शन है, फाइनली डिवाइडेड मेटल ऑन हीटिंग विद PCl5 गिव्स करस्पॉन्डिंग क्लोराइड। जो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं उनको PCl5 के साथ रिएक्ट करने पर क्लोराइड्स मिलते हैं, मेटल क्लोराइड्स। 2Ag मेटल है, PCl5 के साथ हीट किया तो मेटल क्लोराइड मिलेगा 2AgCl। तो 2 क्लोरीन इसके साथ जुड़ गए, बाकी बचा एक फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन, ये PCl3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर भी वही होगा, SN की रिएक्शन 2PCl5 के साथ कराई तो क्या बनेगा, SnCl4, और इसमें भी PCl3 ही बाहर निकलना है। तो ये आपको याद रखनी है रिएक्शन। फाइनली डिवाइडेड मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या बन रहा है, मेन प्रोडक्ट मेटल क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है। It is used in the synthesis of some organic compounds, for example C2H5Cl, CH3COCl। जो ये वाली रिएक्शन है ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जैसे कि ये इथाइल क्लोराइड, और ये यहाँ पर देख सकते हैं ये है यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड। अब इसकी अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इन गैसियस एंड लिक्विड फेजेज इट हैज़ ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर एज शोन।
यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। जो PCl5 होता है वो गैसियस और लिक्विड फेज में जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यह स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड है इससे यहाँ पर बनता है ये पिरामिड की शेप। तो पिरामिड कितने हैं, एक पिरामिड, दो पिरामिड, तो ये कैसा हुआ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये वाला ट्राइंगल ये मैंने ऐसे बना दिया, ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर दो पिरामिड बनेंगे, तो ये ट्राइंगल की वजह से ट्राइगोनल और दो पिरामिड की वजह से बाइपिरामिडल। तो PCl5 की स्ट्रक्चर कैसी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो है sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितनी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो इसमें नहीं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये होती है sp3d, एक s 3 p और एक d, तो क्या हुआ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके केस में PCl5 के केस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपको याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है। The 3 equatorial PCl bonds are equivalent while the 2 axial bonds are longer than equatorial bonds। अब इसका ये मेन पार्ट है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है इसमें 3 होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 होते हैं एक्सियल बॉन्ड। देखिए इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड कैसे होते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के बीच से जो लाइन जाती है, सेंटर से जो लाइन जाती है, ये मतलब अर्थ का एक पीछे वाला पार्ट, एक हमारी तरफ का पार्ट, ये हुआ हमारी तरफ की लाइन बिल्कुल बीच से, और ये पीछे हुई पीछे वाली लाइन यानी दूसरी तरफ की। ये वाली लाइन स्क्रीन से आगे की तरफ की और ये वाली लाइन स्क्रीन से पीछे की तरफ की। तो अर्थ के सेंटर से बिल्कुल जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है PCl5 में, ये मान लीजिए फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस, तो 3 बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर इक्वेटर के। जो 3 बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे इक्वेटर के अलोंग, और जो ये इक्वेटर के अलोंग बनेंगे इनका एंगल होगा 120 डिग्री। जबकि और जो बाकी बचे 2 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड होता है ऊपर यानी एक्सिस पर, बिल्कुल ऊपर सीधा, और एक बॉन्ड होता है नीचे, ये भी एक्सिस पर। तो 3 तो इक्वेटर पर बॉन्ड होंगे जिनको हम कहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड, और 2 एक बॉन्ड ऊपर होगा एक बॉन्ड नीचे होगा, इसको कहेंगे हम एक्सियल बॉन्ड। तो जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं PCl के, वो तो तीनों के तीनों बराबर होते हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। जबकि 2 ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड से लॉन्गर होते हैं, बड़े होते हैं। और इसमें आपको याद रखना है एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में एंगल 120, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री। तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड बराबर, 2 एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होंगे, ये आपको याद रखना है। इसका कारण क्या है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सियल बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिपल्शन होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स के मुकाबले। देखिए ये मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये हमारे 1 2 और 3 ये हो गए हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये वाला और ये वाला ये हो गए एक्सियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं 202 पिकोमीटर, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री। और जो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड इसके बीच में जो ये एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। और एक्सियल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 240 पिकोमीटर होती है। तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड बराबर 202 पिकोमीटर, और ये एक्सियल और ये वाला एक्सियल ये इनसे बड़े होते हैं, 240 पिकोमीटर के होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री, ये एक्सियल ये वाला इक्वेटोरियल, इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि जो ये इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड इनके बीच में एंगल ज़्यादा है तो ये दूर दूर हैं, जबकि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड आपस में पास पास हैं। तो होता क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड में रिपल्शन ज़्यादा होता है, लार्ज रिपल्शन होता है।
किसके मुकाबले? इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के मुकाबले। जो ये इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड है इसमें इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम होगा। एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड आपस में पास पास है क्योंकि इनके बीच में एंगल कम है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होता है वो लार्ज होता है। तो जब यहाँ पर रिपल्शन लार्ज होगा, इन बॉन्ड पेयर के बीच में, दोनों के बीच में रिपल्शन लार्ज होगा, तो कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड अनस्टेबल होता चला जाएगा। तो इस अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए जो ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है ये लार्ज होती है, जिससे अनस्टेबिलिटी को कम किया जा सके और यहाँ पर स्टेबिलिटी PCl5 को प्रोवाइड की जा सके। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में एंगल होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, जबकि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो देख सकते हैं इक्वेटोरियल दूर दूर है, इनके बीच में रिपल्शन कम होता है, जबकि एक्सियल और इक्वेटोरियल पास पास हैं, उनके बीच में एंगल कम है, तो इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है। इसी रिपल्शन के कारण क्या होता है, जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है, एक्सियल जो बॉन्ड होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, जिससे वो PCl5 को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा सकें। तो ये कारण आपको याद रखना है। एक्सियल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स के मुकाबले। अब ये एग्जाम्पल कर लेते हैं 7.7 और 7.8। 7.7 है, वाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर। मॉइस्चर की प्रेजेंस में PCl3 फ्यूम क्यों प्रोड्यूस करती है? तो देखिए, PCl3 हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर गिविंग फ्यूज ऑफ HCl। जो PCl3 होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाता है, ब्रेकडाउन इसका हो जाता है, जिससे HCl के फ्यूम्स ये प्रोड्यूस करता है। तो PCl3 मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होगा? H3PO3 बनाएगा और HCl बनाएगा। यहाँ पर ये मैंने रिएक्शन बता रखी है, वाटर है तो यहाँ से HCl H निकलेंगे। H कितने होंगे हमारे पास? हाइड्रोजन 6, क्लोरीन हमारे पास 3, तो 3 क्लोरीन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 HCl बना लेंगे, बाकी H3PO3 बना लेंगे। तो PCl3 मॉइस्चर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो रहा है और HCl के फ्यूम्स बना लेता है, तो ये आपको याद रखना है। अब 7.8 देखिए, आर ऑल द 5 बॉन्ड इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ये अभी हमने पढ़ा है। PCl5 का जो मॉलिक्यूल होता है, क्या उसमें सभी के सभी बॉन्ड बराबर होते हैं? नहीं, क्योंकि 3 जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो बराबर होते हैं, जबकि 2 एक्सियल जो बॉन्ड होते हैं वो इनसे लार्ज होते हैं। PCl5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। एंड द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड PCl बॉन्ड आर इक्विवेलेंट while the 2 axial bond are different and longer than equatorial bond। तो PCl5 में क्या होता है, 3 इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स होते हैं फॉस्फोरस और क्लोराइड के बीच में, क्लोरीन के बीच में, जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे वो तो बराबर होंगे, और जो 2 एक्सियल बॉन्ड्स होंगे वो अलग होंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड से लार्ज होंगे। तो ये आपको याद रखना है।